प्रिय छात्रों, आज हम प्रस्तुत करते हैं कक्षा 11 अंतरा भाग 1 का 5वां चैप्टर प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता संध्या के बाद। इससे पहले हम सुमित्रानंद के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा उत्तरांचल के कौसानी गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सुमित्रानंदन पंत जी के पिता का नाम गंगादत्त तथा माता जी का नाम सरस्वती देवी था। प्रकृति के गोद में पले हुए पंत जी को बचपन से ही प्रकृति से असीम प्रेम था। इनकी कविताओं में प्रकृति की सुंदर झलक दिखाई देती है। इन्होंने साहित्य जगत में महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं। सुमित्रानंद जी की महत्वपूर्ण कृतियाँ वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा आदि। पंत जी ने छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता और लोकायतन नामक महाकाव्य की भी रचना की। हिंदी साहित्य में सेवा के लिए सुमित्रानंदन पंत को सन 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा चिदंबरा पर सन 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। ध्यान रहे, हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंदन पंत प्रथम कवि हैं। इन्होंने सन 1938 में प्रगतिशील पत्रिका रूपाब का संपादन किया तथा कला और बूढ़ा चांद रचना पर सन 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में हमें प्रकृति का सुंदर रूप देखने को मिलता है, जैसे झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर, गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों और चुनरी ओढ़े गगन से उतरती संध्या में सब सहज रूप से इनके काव्य के उपादान बने हुए हैं। सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु सन 1978 में हुई। अब हम इनकी कविता संध्या के बाद कविता के बारे में कुछ समझ लेते हैं। संध्या के बाद कविता पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता संध्या के बाद इनकी ग्राम्य संकलन से ली गई है। ग्राम्य का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है, जिनमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है। आइए अब हम इनकी कविता संध्या के बाद का अध्ययन करते हैं। संध्या के बाद। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर। ताम्र पर्ण पीपल से सतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। बृहद जिह्वा विसलथ के चुलसा, लगता चित कबरा गंगा जल।
धूप छाह के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों से लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्जल, अनिल पिघल कर सलिल सलिल, जो गति द्रव खो बन गया लवोपल। अब हम इसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं। संध्या के बाद कविता कि सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अवतर शिखरों पर। इस कविता में संध्या के बाद यानी कि जब सूर्यास्त होने का जब समय होता है तो उस स्थिति का वर्णन सुमित्रानंदन पंत ने बहुत ही सुंदर शब्दों से की है। कवि क्या कहता है कि सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अवतर शिखरों पर। कवि ने संध्या को एक पक्षी के रूप में माना है। कवि ने संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित किया है। इसलिए कवि कहता है कि जो संध्या रूपी पक्षी है अपने पंखों को समेटकर अपनी लाली के साथ पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर जा बैठा है। अर्थात संध्या की जो लालिमा है अब पेड़ के ऊपर ही दिखाई पड़ती है। फिर क्या है कि ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। तांबे के रंग के पीपल पत्तों के समान सतमुख सैकड़ों मुख वाले चंचल झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। फिर ज्योति स्तंभ साधस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता उछल। झरनों के जल पर जब पीला प्रकाश पड़ता है तो वह ताम्रपर्ण के दिखाई पड़ रहे हैं, एकदम तांबे के रंग जैसे दिखाई दे रहे हैं। और क्या है कि सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, यानी कि क्षितिज पर छिपता सूर्य जब नदी में प्रतिबिंबित होता है, मतलब जब सूर्यास्त होने के समय जब सूर्य की जो पीली पीली किरणें हैं तांबे जैसी, तो वो क्या है नदी में पड़ रही हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे कि ज्योति स्तंभ सा, यानी ऐसे लगता है कि जैसे वो प्रकाश का खंभा, ऐसे लगता है कि उस नदी में एक खंभा गड़ा जान पड़ता है। फिर क्या है वृहत जिह्वा विसलत, केचल सा लगता चित कबरा गंगा जल। विसलत का मतलब होता है थका हुआ। विसलत का मतलब क्या होता है? थका हुआ। ऐसे लगता है कि गंगा का चितकबरा जल, जैसे जब शाम होती हैं तो सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो जब छोटी छोटी लहरें चलती हैं तो ऐसे लगता है कि वो चितकबरा गंगा जल, ऐसे लगता है कि मानो कोई बड़ा हुआ थका अजगर लेटा हो। बृहत जिम्न विसलत केचुल सा लगता चितकबरा गंगा जल। वो जो पानी है, जल है, वो ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा अजगर थका हुआ ऐसे लेटा हुआ है। इसमें नदी का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है। फिर आगे क्या है कि धूप छाह के रंग की रेती, धूप छाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित। धूप छाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित। अर्थात क्या है कि संध्या की जो लालिमा है वह नदी के तट की रेती धूप और छाह के रंग की है। तो जब वह हवा चलती है तो हवा चलने पर वह सर्प का रूप ले लेती है। ठीक है, तो धूप छाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, अर्थात वो क्या है एकदम सर्प के आकार का दिखाई देने लगता है। हल्का हल्का गड्ढा, फिर ऊंचा, फिर गड्ढा, फिर ऊंचा, इस तरीके से। फिर क्या है कि नील लहरियों से लोड़ित, पीला जल रजत जलद से बिंबित। अर्थात नदी के नीले जल के लहरों पर सूर्य का जब प्रतिबिंब, जब परछाई पड़कर उसको क्या है पीला बना देती है, उस पर बादलों की सफ़ेदी चांदी की परत जैसे दिखाई दे रही है।
ठीक है। सिकता सलिल समीर सदा से, स्नेह पास में बंधे समुज्जल। अर्थात रेत पानी तथा हवा सदा से आपस में क्या है कि पवित्र प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। क्या बालू पानी हवा ऐसे लगता है सदा से ही प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, स्नेह पास में बंधे हुए हैं। अनिल पिघल कर सलिल, सलिल जो गति द्रव खो बन गया लवो पल। अर्थात क्या हुआ कि ऐसा लगता है कि हवा पिघलकर पानी बनती है और पानी अपनी गति तथा द्रव रूप को खोकर छोटे छोटे बर्फ के कण अर्थात ओले बन जाते हैं और बर्फ पिघल कर फिर क्या करती है, हवा का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से क्या है लवोपल, अरे इस तरीके से क्या होता है, लवोपल का मतलब होता है ओले, छोटे छोटे ओले। तो इस तरीके से परिवर्तन होता रहता है। कैसे कि छोटे छोटे बर्फ के कण ओले बन जाते हैं, फिर बर्फ पिघलकर हवा का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से क्या है कि जो है प्रकृति में ऐसे ही परिवर्तन होता रहता है। फिर आगे हम चलते हैं कि शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश। कवि क्या कहता है अब कि शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। कवि कहता है कि जो शाम का समय होता है तो मंदिरों में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है और आरती के समय क्या होता है कि शंख और घंटे बजने लगते हैं। तो जब ऐसा होने लगता है तो क्या होता है कि लहरों में होता लय कंपन। फिर ऐसे लगता है कि जो नदियों का पानी है तो उस लहरों में क्या होता है, कंपन होने लगता है। जब शंख और घंटे शाम के समय मंदिर में बजते हैं तो क्या होता है कि ऐसे लगता है कि नदियों का जल है उसमें कंपन होने लगता है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, दीप की लौ की भांति मंदिर का कलश भी सूर्य की लालिमा सूर्य, इधर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि दीप शिखा सा ज्वलित कलश। कहने का तात्पर्य यह है कि दीपक की लौ की भांति मंदिर का जो कलश क्या है वह सूर्य की लालिमा में आकाश में ऊपर उठकर आरती करता सा जान पड़ता है। यानी नभ में उठकर करता निराजन, यानी कि ऐसे लगता है कि ऊपर उठ करके वह आरती कर रहा हो। जैसे ऊपर का जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर एक जो कलश लगाया जाता है तो कलश क्या है कि ऐसे लगता है जब उसकी शाम को सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसे लगता है कि वो भी जो है आकाश में उठ करके आरती करने लगता हो। तो इस तरीके से सुमित्रानंदन पंत ने कितना बढ़िया प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है शाम के समय। फिर क्या है कि तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जब ध्यान मगन, मंथर धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, दूर तमस रेखाओं से उड़ती पंखों की गति से चित्रित, सोन खगों की भांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। अब यहाँ पर क्या है, कवि क्या कहता है कि नदी के किनारे यानी तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, यानी नदी के किनारे पर बूढ़ी विधवा स्त्रियां बगुलों के समान प्रतीत होती हैं। ठीक है। और फिर क्या है, विधवाएं जब ध्यान मगन में, यानी कि वो जप तप में मग्न रहती हैं। ठीक है। जो उनका सफ़ेद वस्त्र के कारण वो क्या है, जो विधवाएं हैं वो बगुलों से प्रतीत होती रहती हैं। जिसे शाम के समय क्या होता है कि तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, जिसे भाई जिसके पति नहीं होते हैं तो वो स्त्रियां जो हैं सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, तो वो नदी के किनारे बैठी हुई हैं। तो सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे लग रहा है कि नदी के किनारे सफ़ेद सफ़ेद बगुले बैठे हुए हों, सफ़ेद सफ़ेद बगुले बैठे हुए हों। और जो है
उनके मन की अदृश्य पीड़ा मंथर धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर्रोदन, यानी कि उनके मन की जो पीड़ा है, अदृश्य पीड़ा है, वो नदी में मंथर गति से, यानी कि धीमे धीमे बह रहा है। उनका जो पीड़ा है वो नदी में धीमी गति से बहती जाती है, और उनके हृदय का दुख, उनके जो हृदय का दुख है वो बाहर किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, वो किसी को समझ में नहीं आता है। फिर आगे क्या है कि दूर तमस रेखाओं से उड़ती पंखों की गति से चित्रित, दूर आकाश में पक्षियों की उड़ती हुई पंक्ति अंधकार की रेखाओं जैसी लगती है, कि दूर तमस रेखाओं से उड़ती पंखों की गति चित्रित, यानी कि क्या है कि दूर आकाश में जब पंछियों की उड़ती हुई कतार है, वो ऐसे लगता है कि अंधकार की रेखाओं जैसे लगती हैं। और फिर क्या है, सोन खगों की पाती आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, पक्षियों की पंक्ति अपने चहचहाहट से, क्या है, अपने पक्षियों की जो पंक्ति है अपने चहचहाहट से शांत आकाश को अपने गुंजार से भर देती हैं। ठीक है, आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करते मुक्ति, यानी कि अपने चहचहाहट से क्या होता है कि शांत आकाश में भी अपनी गुंजार, अपनी आवाज़ से, मधुर आवाज़ से भर देती है। फिर क्या है कि स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर। फिर क्या कहता है कि कवि कि अब क्या हो रहा है कि संध्या का समय, यानी जब शाम के समय जब ग्वालें गायों को दिन भर चरा करके शाम को घर लौटती हैं, तो क्या होता है कि उनके खुरों से धूल उड़ती है। ठीक है, उनके खुरों से धूल उड़ती है, तो यह क्या है, इससे क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो और सुनहरा हो जाता है, और सुनहरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बादल की किरणें जल गई हों, किरणों की बादल से जलकर ऐसे लगता है कि बादल की जो किरणें हैं वो क्या है, प्रकाश की जो किरणें हैं, ऐसे लगता है कि वो जल गई हैं। फिर सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का सर। फिर क्या है कि जब आकाश में पक्षियों का कंठ सनन सनन करता, तेज स्वर गूंजता है, तो क्या है कि आकाश में तीर के समान सनन सनन करते हुए निकल जाता है। ठीक है, फिर क्या है कि लौटे खग गायें घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत डग धर, छिपे ग्रहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। अर्थात अब क्या हुआ, कवि कहता है कि शाम के समय पक्षी और गायें अपने घरों को लौट रहे हैं, और फिर क्या है कि लौटे कृषक, यानी कि जो लौटे कृषक मतलब किसान भी सारा दिन परिश्रम करके, यानी श्रांत श्लथ डग धर, यानी कि शाम के समय किसान भी सारा दिन कार्य करके अपने थके कदमों से घर लौट रहे हैं। छाया छिपे ग्रहों में म्लान चराचर, यानी कि फिर वो क्या है कि वे सभी अपने अपने घरों में छिप गए हैं, यानी चले गए हैं। फिर क्या है कि छाया भी हो गई अगोचर। अब छाया भी अगोचर, यानी कि अब जो छाया थी वो भी अब दिखाई नहीं पड़ रही है, यानी कि क्या है कि अंधकार के कारण पक्षियों की अब छाया भी नहीं दिखाई पड़ती है। फिर क्या है कि लौट पैठ से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर। गांव के बाजार के जो व्यापारी हैं, जो बाहर सुबह क्या है व्यापार करने निकल जाते हैं गांव के बाहर, तो वो क्या है कि अपने घर पर नाव पर बैठकर लौट आए हैं। वो भी जो है
नाव पर बैठ कर के लौट रहे हैं और ऊँटे घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निस छाया गहरी। फिर क्या है कि सर्दियों में क्या होता, सर्दियों में नहीं, फिर क्या है कि ऊँटे घोड़ों संग बैठे, यानी कि वह ऊँट घोड़ों के साथ खाली बोरों पर हुक्का पी रहे हैं, यानी कि कहीं कहीं आराम करने के लिए क्या करते हैं कि ऊँट घोड़ों के साथ खाली जो बोरे, यानी कि जो बोरों में सामान था वो सब बेच करके लौट रहे हैं। तो जब थोड़ी सी थकान महसूस होती है तो उसको ज़मीन पर बिछा करके फिर उस पर बैठ करके सब क्या करते हैं कि हुक्का पीते हैं। क्या करते हैं? हुक्का पीते हैं। पहले हुक्का चलता रहा होगा, चलता रहा होगा नहीं, चलता था। सर्दियों में संध्या और रात्रि के मिलने पर फिर क्या है, जाड़ों की सूनी द्वाभा में, जाड़ों की सूनी द्वाभा में यानी कि ठंडियों में क्या होता है कि शाम और रात्रि के मिलने पर चारों ओर सूनापन है। ठीक है, कि झूल रही निस छाया गहरी, चारों तरफ बहुत ही सूना सूना दिखाई देने लगा है। और शाम जब बीत जाती है तो रात क्या होती है और गहरी हो जाती है। तो झूल रही निस छाया गहरी, यानी कि रात अब क्या है, बहुत ही गहरी दिखाई पड़ने लगी है, गहरी दिखाई पड़ने लगी है। तो डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग ग्रह तरु तट लहरी। अब क्या है कि जो इस अंधकार में, मतलब इस घने अंधकार में क्या है कि खेत बाग घर पेड़ तट तथा लहरों की चमक क्या है, सब डूबती जा रही है, क्योंकि ये सभी अंधकार में क्या है, डूबते जा रहे हैं। यानी सब डूब रहे निष्प्रभ, यानी कि जो ये रात्रि रूपी जो है, रात्रि रूपी जो दुख है, इसमें क्या है कि खेत बाग घर पेड़ पौधे और जो है लहरों की चमक क्या है, सब अंधकार में डूबती जा रही है, सब डूब रही हैं। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग कि बिरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते सियार देते विषन्न निस्बेला गोश्वर। आगे क्या कवि कहता है कि इस रात के वातावरण में गाड़ीवान, यानी जो गाड़ी वाले क्या हैं कि विरहा गाते हुए धीरे धीरे घर को जा रहे हैं। और रात्रि के समय भूख भूख लड़ते भूख भूख लड़ते कुकर, यानी रात्रि को क्या है, रात्रि के समय कुत्ते भी भौंक भौंक कर इधर उधर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और जब रात का समय हो जाता है तो खेतों में सियार भी हुआ हुआ करने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे इनके आवाज़ में दुखी रात को भी मानो आवाज़ मिल रही हो, यानी कि सब कुछ जो रात्रि रूपी दुख है उसको भी एक आवाज़ मिल रही है। माली की मड़ाई से उठ नभ के नीचे नभ से धुमाली, माली की मड़ाई से उठ नभ के नीचे नभ से धुमाली। अब क्या है कि संध्या यानी शाम होते होते गांव के जो माली के कच्चे घर हैं उसमें से क्या होता है, धुआं उठने लगता है, धुआं उठने लगता है जो आकाश सा बन जाता है। यानी कि उनके घरों में क्या है कि शाम होते ही जो कच्चे घरों में जब खाना वाना बनने लगता है तो उसमें क्या एक धुआं उठता है, तो धुआं ऊपर जो है ऐसा लगता है कि धुएं का एक आकाश बन गया हो। मंद पवन से तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली। और ये क्या है कि धुएं की पंक्ति में हवा ऐसे तैरती जान पड़ती है जैसे नीले नीले रेशमी रंग की हल्की जाली हो। ठीक है, फिर क्या है, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी। अब जब शाम की समय हो जाती है तो गांव में क्या होता है, छोटे छोटे गांव में उसमें दुकानदार अपनी दुकान खोलते हैं और उसमें क्या है कि छोटा सा दीपक जला देते हैं, रोशनी कर देते हैं। और मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अधियारी।
धुआं अधिक देती है। टिन की ढवरी कम करती उजियाला, मन से कण अवसाद, मन से कण अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बुनती जाला। मतलब क्या है कि इस समय जो है जो मूक प्रकाश की जो चमक है, यानी कि मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी, अर्थात मूक प्रकाश में चमक की सर्दी क्या है, रात बर्फ सी ऊँघती जान पड़ती है। यानी प्रकाश वो जो धीरे धीरे जल रहा है वो ऐसे लगता है कि वो ठंडी के कारण वो नींद में आ रही है, ऊँघती जान पड़ती है। और वहाँ क्या है कि टिन की ढबरी, यानी कि जो टीन की छोटी छोटी डिब्बी होती है वो बत्ती लगाकर जलाई जाती है, लेकिन वो क्या है रोशनी कम देती है और धुआं अधिक देती है। यानी टिन की ढबरी कम करती उजियाला, यानी क्या है कि धुआं ज़्यादा करती है और उसमें से क्या होता है प्रकाश कम होता है, उजाला कम होता है। तो इससे क्या कि ऐसे क्या होता है कि जैसे फिर क्या है कि मन से कण अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बनती जाला, यानी मन का दुख ऐसे लगता है कि आँखों से निकलकर जाला बुनता प्रतीत होता है। ठीक है, ऐसा क्या लगता है कि मन का जो दुख है वो आँखों से बाहर निकल करके एक जाला बना रही हो। ठीक है, फिर क्या है कि छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, दीपक के मंडल से मिलकर मंडराते घिर, सुख दुख अपने काँप काँप उठते लव के संग, कातर उर क्रंदन मूक निराशा। फिर क्या है कि जो है कि छोटी छोटी जो बस्ती हैं उसमें लेन देन की बातें खोखली हैं, यहाँ ग्राहक जो है ना के बराबर हैं और आय बहुत सीमित हैं। तो जो दीपक की लव है उसके दीपक के लव का जो मंडल है उसके इर्द गिर्द ही उसके सुख दुख सपने मंडराते रहते हैं। उसके जो सुख दुख के सपने हैं उसी के आसपास मंडराते रहते हैं। और फिर क्या है कि काँप काँप उठते लव के संग, कातर उर क्रंदन मूक निराशा, यानी कब क्या कहता है कि गांव में दरिद्रता गरीबी का साम्राज्य है, इसी कारण क्या है कांपती लौ के साथ साथ उनके हृदय में कंपन होता है, कातर उर क्रंदन मूक निराशा। ठीक है, तो उनके हृदय में क्या है दुख है, तो उनकी मूक निराशा भी की जो भावना है वह कम प्रकाश में प्रकट होती है। छेड़ ज्योति ने चुपके ज्यों, गोपन मन को दे दी हो भाषा, लीन हो गई क्षण में बस्ती। लीन हो गई क्षण में बस्ती मतलब क्या है कि उस समय जो ये हल्का प्रकाश हो रहता है तो हल्के प्रकाश में उनके मन में समाई गुप्त बातों को प्रकट करता सा जान पड़ता है। जो हल्का हल्का प्रकाश है ऐसे लगता है कि उसके मन का दुख प्रकट कर रहा हो, उसके मन की दुख को बता रहा हो। ठीक है, और फिर क्या होता है कि छेड़ ज्योति चुपके जो, गोपन मन को दे दी भाषा, यानी कि वही जो प्रकाश है वो ऐसा लगता है कि उसने अपने दुख की उसको भाषा दे दी गई हो। और फिर लीन हो गई क्षण में बस्ती, और धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे अंधकार में वो पूरी बस्ती डूब गई। पूरे अंधकार में क्या हुआ, वो बस्ती पूरी डूब गई। तो इस तरीके से प्रिय छात्रों मैं बहुत अधिक वीडियो नहीं, मतलब बहुत देर तक वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये प्रथम है और ये कविता थोड़ी सी लंबी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको हम 2 भागों में वीडियो को विभक्त करें। तो ये मेरा प्रथम वीडियो है और इसके आगे की जो कविता है वो दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, इसमें जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा उससे आप हमसे प्रश्न पूछिएगा, हम और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और जो इसके प्रश्न और उत्तर हैं कविता के बाद हम प्रश्न उत्तर को भी लिखाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।